साथियों, नेशनल ओबीसी मोर्चा का कर्नाटक स्टेट कन्वेंशन आज आयोजित किया जा रहा है और इस स्टेट कन्वेंशन में कई सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए, जिसमें एक सब्जेक्ट है छत्रपति साहू महाराज के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता, एक आकलन। इसी के साथ दूसरा सब्जेक्ट रखा गया है फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा ही ओबीसी को उनके अधिकार दिला सकती है, एक आकलन। इसके साथ एक सब्जेक्ट और रखा गया है जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, शासक वर्ग जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहता है, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। इसी के साथ और एक सब्जेक्ट है मनवादियों द्वारा ओबीसी को उनके वास्तविक मुद्दों और वास्तविक लड़ाई से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम के विवाद खड़े किए जाते हैं, एक आकलन। और आखिरी में जो सब्जेक्ट रखा गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोट लेने के लिए खुद को ओबीसी बताना और फिर जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती ना करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। ऐसे लगभग 5 सब्जेक्ट चर्चा के लिए इस कर्नाटक राज्य अधिवेशन में रखे गए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ओबीसी समाज के लिए जो है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी समाज का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ओबीसी समाज के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, और जब ओबीसी समाज के लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन की जानकारी नहीं तो ब्राह्मण्स ओबीसी समाज का जो दोस्त है उसको दुश्मन बता देते हैं और जो दुश्मन है उसको ओबीसी समाज के लोग दोस्त मान लेते हैं। तो इससे ओबीसी की समस्याएं कम होने के बजाय ओबीसी की समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से आजादी के 75 साल हो गए। 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर देश में जो 52% ओबीसी समाज है उसकी जनगणना देश की आजादी के 75 साल में नहीं हुई। अगर आजादी की लड़ाई के बारे में हम लोग देखें तो आजादी की लड़ाई में जब देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों को इस देश से जब भगाना था तो आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने का काम अगर किसी ने किया तो वो कुर्बानी देने का काम बैकवर्ड क्लास के लोगों ने किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया और माइनॉरिटीज के लोगों ने और खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। लेकिन देश की आजादी के 75 साल में जिन लोगों ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया उन लोगों को आजादी के 75 साल में क्या मिला। सवाल यह है, आजादी का अमृत महोत्सव हम एक तरफ मना रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में एक बच्चे को इसलिए पीट कर मार डाला जाता है कि उसने सवर्ण टीचर का पानी का घड़ा हाथ से छू लिया, उससे पानी पी लिया, इसलिए पीट कर मार डाला गया। रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, पुष्कर के मंदिर में गए, पुरी के मंदिर में गए, ब्राह्मणों ने उनको मंदिर में एंट्री नहीं दिया। बोला आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं मगर मंदिर का राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही होता है, इसलिए आपको एंट्री नहीं है और एंट्री नहीं दी। अभी मुर्मू जी आदिवासी समाज की है देश की राष्ट्रपति बनी, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें पता नहीं कौन कौन सी चीज
मुर्मू जी के ऊपर छिड़कने का काम ब्राह्मण लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये इस बात को साबित करती हैं कि आजादी के 75 साल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर जिनको वास्तविक आजादी की जरूरत है उनको अभी भी वास्तविक आजादी का एहसास नहीं हो रहा है। और इसलिए देश के अंदर जो मेजॉरिटी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बीसी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, ये मेजॉरिटी के लोग, और जो ब्राह्मण्स है वो 3%, जो 3% है वो रूल कर रहे हैं, और जो 85 से 90% है, 90% तक है, वो इस देश में अधिकार वंचित करके रखे गए हैं। उनके साथ भेदभाव हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ भेदभाव हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के साथ भेदभाव हो रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हो, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटीज हो, चाहे सिख माइनॉरिटी हो। कर्नाटक में लिंगायत समाज के लोग जो कि बीसी में भी आते, वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने किया कि हमारा सेपरेट रिलीजन लिंगायत रिलीजन है, हमें लिंगायत रिलीजन की मान्यता दिया जाए। मगर गवर्नमेंट जबरदस्ती से कह रही कि आप लिंगायत नहीं हो, आप हिंदू हो। तो ये कहने का मेरे ये मतलब है कि देश में जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है उनके साथ देश में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, चाहे फिर वो बीसी क्लास के लोग हों, चाहे वो एससी क्लास के लोग हों, एसटी क्लास के लोग हों, माइनॉरिटीज के लोग हों। और इन्हीं लोगों ने कुर्बानी देकर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। मेरे परिवार के खुद मेरे दादाजी आजाद हिंद फौज में थे, तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि हमारे लोगों ने अंग्रेजों को इस देश से भगाने में कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन आजादी के बाद इस देश पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। और ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया तो हर कौम के लोगों को क्या लग रहा है? शेड्यूल कास्ट को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मुसलमान को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, सिख को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, क्रिश्चियन को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, लिंगायत को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, बीसी को लगता मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। सबको लगता है कि मेरे 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 ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन सबको ये समझने की जरूरत है कि हम सबके ऊपर अन्याय हो रहा है। मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है एक बात है, और हम सबके ऊपर अन्याय हो रहा है ये एक बात है। जब तक हम ये समझते हैं कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तब तक क्या होता है? हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जब हम ये समझते हैं हम सबके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो फिर हम लड़ाई कैसे लड़ते हैं? हम सब मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, और जब हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम मेजॉरिटी में हो जाएंगे। हम 85 से 90% तक हो जाएंगे, हम मेजॉरिटी में हो जाएंगे। 36-37 पर सेंट्रल की गवर्नमेंट चलती है, 85-90 हम हो जाएंगे अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम सब के ऊपर अन्याय हो रहा है, हम सब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये खास बात ये हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। बीसी की प्रॉब्लम क्या है? तो पहले नंबर की बीसी की प्रॉब्लम, बीसी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, मगर जो फर्स्ट नंबर की बीसी की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि बीसी की क्या प्रॉब्लम है, यही बीसी को नहीं पता कि हमारी क्या प्रॉब्लम। बीसी की फर्स्ट नंबर की क्या प्रॉब्लम है कि बीसी की क्या प्रॉब्लम है, ये बीसी को नहीं पता है कि बीसी की क्या प्रॉब्लम है। जब बीसी को ये नहीं पता कि बीसी की क्या प्रॉब्लम है, तो बीसी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम कैसे बनाएगा? पहले तो उसको ये पता चलना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, रास्ता निकालेंगे। मगर
बीसी की सेंसस नहीं हो रही। देश में जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोदी जी, वो अपने को बैकवर्ड क्लास का कहते, बैकवर्ड क्लास का कहकर वोट और सपोर्ट लेते हैं, और जब सेंट्रल में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो बैकवर्ड के खिलाफ ही सारा का सारा काम करने का काम करते हैं। इसके बावजूद भी बीसी के लोगों के अंदर जो प्रतिक्रिया निर्माण होना चाहिए, वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं निर्माण? क्योंकि बीसी के लोगों को ये पता नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। तो जो ये बैकवर्ड क्लासेज का देश भर में हम लोग संगठन चला रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेज को देश भर में जो हम लोग यूनाइट करना चाहते हैं, वो यूनाइट करने के पीछे का मकसद ये है कि पहले तो बीसी को उसकी प्रॉब्लम बताई जाए। क्या प्रॉब्लम है? देश में जानवर की गिनती हो रही, कुत्ते की गिनती हो रही, बीसी की नहीं हो रही। 75 ईयर्स हो गए आजादी के, 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, मगर बीसी की सेंसस नहीं हुई। जब बीसी की सेंसस नहीं हुई तो इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि जितनी बीसी की संख्या है, आबादी है, उसके मुताबिक बीसी को हर क्षेत्र में रिजर्वेशन मिले, हर जगह रिजर्वेशन मिले, हर जगह उसकी संख्या के अनुपात में उसको उसका हिस्सा मिले। ये सेकेंड नंबर का मुद्दा है। पहले संख्या पता चलेगी, फिर आप डिमांड कर सकते हो कि हमको जितनी हमारी संख्या है वो सभी जगह हमको उतना हिस्सा हमारा मिलना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हो, या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब हो, या प्राइवेट सेक्टर हो। हर जगह जो हमारा हिस्सा है बीसी का, जितनी बीसी की आबादी है, उतना बीसी को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये तब होगा जब बीसी की संख्या पता चलेगी। अगर बीसी की संख्या ही पता नहीं चलेगी तो बीसी को कितना मिलना चाहिए इसकी डिमांड बीसी कैसे करे? और करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा और बोलेगा तुम्हारी जनगणना ही नहीं है, सेंसस ही नहीं है, तो किस बेस पर तुम्हारा माना जाए, तुम्हारी बात किस बेस पर माना जाए? जब पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का बिल आया कांग्रेस की गवर्नमेंट में, तो शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी खड़े हो गए पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर आप केवल ब्राह्मणों की महिलाओं को ही आरक्षण देना चाहते हो, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं और हमारी ये डिमांड है कि आप शेड्यूल कास्ट का जितना परसेंटेज है उनकी महिलाओं को महिला आरक्षण के कोटे के अंदर, एक तो महिला आरक्षण का कोटा है, फिर महिला आरक्षण को विभाजित करो, शेड्यूल कास्ट की महिला को इतना परसेंट रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब की महिला को इतना परसेंट रिजर्वेशन होगा, ओबीसी की महिला को इतना परसेंट रिजर्वेशन होगा। तो वीरप्पा मोइली जी उस समय कानून मंत्री थे, आप लोगों को याद होगा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वीरप्पा मोइली जी कानून मंत्री थे। तो वीरप्पा मोइली ने सरकार की तरफ से शरद जी को, रामविलास पासवान जी को और जो बैकवर्ड क्लासेस के नेता ये डिमांड कर रहे थे उनको जवाब दिया और वीरप्पा मोइली जी ने कहा आप लोग क्या बात कर रहे हो, आपकी सेंसस नहीं है और आप बात कर रहे हो कि हमको चाहिए, आपकी सेंसस नहीं है, कहां से देंगे आपको? तो हमें ये समझने की जरूरत है जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है ये बीसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव पर भी हम अपनी जनगणना नहीं करा पाए। तो क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जैसे इसमें लिखा है छत्रपति साहू महाराज के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी ही बीसी को उनके अधिकार दिला सकती है। ये क्यों रखा गया है इसमें? क्योंकि ज्योतिबा फूले के बारे में बीसी के लोग नहीं जानते, छत्रपति साहू महाराज के बारे में बीसी के लोग नहीं जानते। जब वो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, अपनी विरासत के बारे में नहीं जानते, तो जो इतिहास होता है वो विरासत होता है और जो विरासत होता है वो पूंजी होता है।
मान लो कोई राजा का लड़का है, अगर वो राजमहल में पैदा हुआ तो क्या होता है? राजकुमार होता है। राजा का लड़का अगर राजमहल में पैदा हुआ तो वो राजकुमार होता है। और राजा का लड़का अगर लावारिस मिल जाए, खून राजा का है, मगर लावारिस मिले कहीं कचरे के डिब्बे से, कूड़े के डिब्बे से, या कहीं से भी लावारिस मिले, उसका इतिहास खत्म हो गया, उसकी विरासत खत्म हो गई, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? लावारिस। मगर वही राजा का खून अगर राजमहल में पैदा हो, उसकी आइडेंटिटी राजा के साथ जुड़ गई तो राजकुमार हो गया, प्रिंस हो गया। और अगर वही लावारिस कहीं मिल जाए, लावारिस। तो हिस्ट्री का, आपकी हिस्ट्री क्या है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जो बैकवर्ड मूवमेंट चलाने वाले जो हमारे महापुरुष थे, 1848 में ज्योतिबा फूले ने इस लड़ाई को शुरू किया। और ज्योतिबा फूले ने जब इस लड़ाई को शुरू किया तो उन्होंने कहा इस देश में गैर ब्राह्मणों के, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, उनके दो दुश्मन, एक सेठ जी दुश्मन है, दूसरे भट्ट जी दुश्मन है। मतलब एक ब्राह्मण दुश्मन है और एक बनिया दुश्मन है। ये ज्योतिबा फूले ने अपने समय में कहा। ब्राह्मण बनिया तो आपको समझ में आता होगा। एक ब्राह्मण दुश्मन है और एक बनिया दुश्मन है, ऐसा अपने साहित्य में ज्योतिबा फूले ने लिखा। ज्योतिबा फूले ने अपने साहित्य में ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने लिखा, खास तौर से हमारे बीसी के घर में बच्चा पैदा होने से लेकर और जब बीसी का आदमी मर जाता है उसके बाद तक का सारा काम जो है वो ब्राह्मण के माध्यम से ही होता है। तो बगैर पैसा लिए ब्राह्मण कोई काम तो करता नहीं है। तो ज्योतिबा फूले ने लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। ऐसे ही ये जो सारे काम ब्राह्मण करते हैं, ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। मगर धर्म का डर दिखाकर ये सारे काम कर रहे हैं। धर्म नहीं है इनका, धंधा है, मगर ये धर्म का डर दिखा करके ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए बीसी के पहले नंबर का दुश्मन अगर कोई है वो ब्राह्मण है, दूसरे नंबर का दुश्मन बनिया। बनिया क्यों? बीसी का आदमी किसान होता है, खेत में फसल पैदा करता है, फसल पैदा हो जाती है, फिर बनिया के पास जाता है, हमारी फसल आ गई है। तो आ रही है तो फिर कितने रुपए कुंटल में लोगे? तो बनिया बोलता है अभी पैसा लेना है या 3 मंथ के बाद लेना है, 3 महीने के बाद लेना है या अभी लेना है? तो बीसी का आदमी कहता नहीं, अभी कितने रुपए में खरीदोगे? बोलता अभी तो 1000 का कुंटल, 1000 रुपए का कुंटल अभी। 3 मंथ बाद लोगे तो 1500 रुपए कुंटल। तो बीसी का आदमी सोचता है 3 महीने बाद अगर पैसा लेते हैं तो 1500 मिलेगा, मतलब 500 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 3 महीने बाद पैसे लेते हैं तो वो बनिया को अपना अनाज दे देता है, जो खेत में पैदा करता है वो दे देता है मुफ्त में, 1 पैसा लिए बगैर दे देता है कि 3 महीने बाद 1500 रुपए अब से ले। 3 महीने बाद फसल की रेट 3000 रुपए कुंटल हो गई। बनिया ने उसको मार्केट में बेचा कितने में? 3000 रुपए कुंटल में। फिर किसान को कितना दिया? 1500 रुपए कुंटल। बनिया को कितना मुनाफा हुआ? 1500 रुपए कुंटल। बनिया ने खेती किया, बनिया ने बीज डाला, बनिया ने खाद डाला, बनिया धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंडी में गया खेत में? नहीं गया, कोई मेहनत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसको बेनिफिट हुआ 1500 रुपए का, और जो किसान ने सब कुछ किया उसको भी मिले 1500 रुपए। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा कि ये जो बनिया है तो ब्राह्मण शोषण करता है, जन्म से लेकर के मरने तक का जो कर्मकांड करता है उसके नाम पर शोषण करता है। कि तुम्हारा बच्चा जब पैदा हुआ तो शनि की 7.5 थोड़ा ऊपर आ गई थी शनि की 7.5 ऊपर आ गई है। तो बीसी का आदमी कहता है पंडित जी कोई उपचार इसका निकालो, कोई तरीका। कहता उपचार तो है, क्या उपचार है? तो देखता है बीसी की खर्चा करने की औकात कितनी है, हैसियत कितनी है।
अगर 10,000 रुपए खर्चा करने की हैसियत है तो पंडित 12,000 रुपए खर्चे बताता है। शनि की 7.5 अगर उतारना है, नीचे लाना है, तो 12,000 रुपए खर्चा होंगे। और अगर उसकी 50,000 खर्च करने की हैसियत है तो बोलता 51,000 रुपए। मतलब वो बीसी का आदमी परेशान होना चाहिए, परेशान होगा तब ब्राह्मण का गुलाम रहेगा, परेशान नहीं होगा तो ब्राह्मण का गुलाम नहीं रहेगा। इसलिए ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं, ब्राह्मण दुश्मन है और बनिया दुश्मन। जब रनाडे ने कहा, ये जो हम समझा रहे हैं 75 साल बाद हमको क्या मिला, ये ज्योतिबा फुले तब समझते थे। आज जो हम समझा रहे हैं ये ज्योतिबा फुले तब समझते थे। जब रनाडे ने कहा ज्योतिबा फुले को अंग्रेजों को देश से भगाना है, तो ज्योतिबा फुले ने रनाडे को क्या कहा, ज्योतिबा फुले ने रनाडे को कहा, रनाडे जी आप कह रहे हो अंग्रेजों को देश से भगाना है, लेकिन आप ब्राह्मण लोग अगर बकरी भी चराने का काम करो, बकरी चराना समझते हो, बकरी को लोग छोड़ देते हैं और उसके पीछे पीछे एक आदमी डंडा लेके चलता है। तो ज्योतिबा फुले ने कहा अगर तुम लोगों को बकरी हाँकने के काम पर लगाया जाए तो तुम पहले ऊंट पर बैठ जाओगे, फिर बकरियां हाँकने का काम तुम करोगे। तुम ब्राह्मण लोग तो जमीन पर रहकर बकरी भी हाँकने का काम नहीं करते हो, कल तुम्हारा आ जाएगा। ज्योतिबा फुले को तब समझ में आता था अंग्रेज जाएंगे तुम लोग कब्जा करोगे, तुम कब्जा करोगे तो हम जैसे पूर्वी किसानों के साथ में तुम बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई में, तुम्हारे आंदोलन में आने के लिए राजी नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। उन्होंने ज्योतिबा फुले ने मना किया। और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज के लोगों को जब तक अंग्रेज भारत में अवसर है तुम्हारे पास, क्या कहा ज्योतिबा फुले ने, जब तक अंग्रेज भारत में है तुम्हारे पास अवसर है इन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाए, नहीं तो ये ब्राह्मण तुमको आजाद नहीं होने देंगे अंग्रेजों के जाने के बाद में। जब तक है अंग्रेज तब तक तुम्हारे पास मौका है, अवसर है, तुम इनकी गुलामी से आजाद हो जाओ, नहीं तो अंग्रेजों के जाने के बाद ये ब्राह्मण तुमको आजाद नहीं होने देंगे। ये ज्योतिबा फुले ने उस समय कहा। ज्योतिबा फुले के मूवमेंट को ही साफ माना चला। आज बैकवर्ड लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, क्यों भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्योतिबा फुले नहीं पता है। क्योंकि अगर ज्योतिबा फुले पता होते बैकवर्डों को तो उन्हें ये भी पता होता कि जब ज्योतिबा फुले ने शूद्रों, अति शूद्रों को, मतलब बीसी और एससी के लोगों को एजुकेट करने का काम शुरू किया, पढ़ाने का काम शुरू किया, तो पंडित लोगों ने ज्योतिबा फुले के पिताजी को भड़का दिया। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले के पिताजी को भड़का दिया। क्या भड़का दिया? ब्राह्मणों ने धर्म में लिख के रखा है कि शूद्र को और महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ज्योतिबा फुले ने पढ़ाना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया। तो ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले के पिताजी को कहा कि जो ज्योतिबा है वो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, धर्म के विरोध में काम कर रहा है और इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो ज्योतिबा फुले पर तो पाप पड़ेगा। वो काम कर रहे हैं, अगर आपका बेटा है, आपके घर में रहता है, शूद्रों को पढ़ाने का काम कर रहा है, महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहा है, आपके घर में रहता है, आपका बेटा है, तो पाप आपको भी पड़ेगा, आपको भी पाप लगेगा। पिताजी उनके पुरानी मानसिकता के व्यक्ति थे, उनको बात समझ में आई कि मुझे पाप लेके ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ज्योतिबा फुले को कहा कि ये जो तुम काम कर रहे हो, या तो तुम ये काम करो, या फिर अगर हमारे घर में रहना चाहते हो तो ये काम छोड़ो। अगर घर में नहीं, अगर ये काम नहीं छोड़ोगे तो घर से निकल जाओ। तो ज्योतिबा फुले घर से निकल गए, माता सावित्रीबाई फुले घर से निकल गई, और उस्मान शेख और फातिमा शेख ने उनको जगह दिया रहने के लिए, स्कूल खोलने के लिए जगह दिया। अगर ये बात बीसी के लोगों को पता होगी
तो बीसी के लोगों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया, बीसी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया नहीं जा सकता था, मगर ये ज्योतिबा फुले का इतिहास बीसी के लोगों को पता नहीं। ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन शुरू किया, उसी आंदोलन को छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। और छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया तो जो बातें ज्योतिबा फुले सोचते थे, क्योंकि साहू महाराज राजा थे, उन्हें आर्डर निकालना था, तो आर्डर निकालकर वो बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। बहुत सारी बातें लागू किया। फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, आज भी हम देश में नहीं लागू कर पा रहे। साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, इससे बहुत सारे कानून छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किए। इसके अलावा जब उनको पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नौजवान, उनकी पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है, तो छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करें। तो साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को मदद किया। क्यों मदद की? आज बीसी का आदमी बीसी को मदद करने की सोच सकता है, एससी का आदमी एससी को मदद करने की सोच सकता है, माइनॉरिटी का आदमी माइनॉरिटी को मदद करने की सोच सकता है, मगर साहू महाराज बीसी थे। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मदद करने की सोचा होगा? राजा थे। उन्होंने इसलिए सोचा कि छत्रपति साहू महाराज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। वो खुद ही फॉरेन से रिटर्न थे, पढ़कर आए थे, तो उन्हें इस बात का एहसास था, अंदाजा था कि अगर देश में लीडरशिप करना है तो फॉरेन एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो योग्यता जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर देखी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने मदद किया। और केवल मदद नहीं किया, बाबा साहब जैसा योग्य लीडर स्थापित करने का काम छत्रपति साहू महाराज ने किया। लेकिन आज देश के इतिहास में छत्रपति साहू महाराज को कोई जगह नहीं है। तिलक को बहुत सारी जगह है। तिलक और छत्रपति साहू महाराज समकालीन थे, एक ही समय के। दोनों में बहुत ज्यादा विरोध था, दोनों की कभी आपस में बनती नहीं थी, दोनों में बहुत ज्यादा विरोध था। हिंदी में अगर बोले तो 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा आप लोगों को पता नहीं समझ में आता है, नहीं आता है। जब 36 को हिंदी में लिखेंगे तो 3 का मुंह इस साइड होता है और 6 का मुंह इस साइड होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। 3 और 6 का अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो इसलिए हिंदी में बोला जाता है किसी दो आदमी का बहुत ज्यादा आपस में विरोध होता है तो ये बोला जाता है दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो साहू महाराज और तिलक का 36 का आंकड़ा था, क्योंकि साहू महाराज बहुजनों की लीडरशिप कर रहे, वो बहुजनों की बात करते थे। तिलक ब्राह्मणों की लीडरशिप कर रहे थे, वो ब्राह्मणों की बात करते थे। 1918 में जब साउथ ब्रो कमीशन आया, भास्कर राव यादव को साहू महाराज ने कहा बीसी के लिए रिजर्वेशन मांगो, बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए मांगो। जब ये दोनों मांग साउथ ब्रो कमीशन के सामने हुई तो तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगी और तिलक ने भाषण किया, क्या तेली को संसद में जाकर तेल निकालना है, कुंडी को संसद में जाकर हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर कपड़े सिल ले, तेली तमोली कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है? संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुंडी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा, संसद में इनको क्यों जाना? मगर तिलक की ये बात कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तिलक की बात कितनी पढ़ाई जाती है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इतनी बात बाल गंगाधर तिलक की पढ़ाई है। इतनी बात जब बीसी का आदमी पढ़ता है, एससी का आदमी पढ़ता है, माइनॉरिटी का आदमी पढ़ता है, उसको क्या लगता है? तिलक हमारे नेता है, स्वराज्य की बात कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है कि कितना मत पढ़ाओ, पढ़ाओ। ये तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, तो ये बात पढ़ाओ। मगर इसके साथ ही साथ तिलक ने ये भी कहा कि तेली तमोली कुंभकों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये भी पढ़ाओ। तो बीसी एससी माइनॉरिटी के आदमी को यह पता चलेगा कि तिलक के स्वराज्य में बीसी एससी माइनॉरिटी के लोग शामिल
नहीं थे ये बात पता चलेगी तो तिलक को अपना नेता अपना वसीला क्यों माने? तिलक भी साहू महाराज के पास गए और साहू महाराज को तिलक ने कहा था शामिल हो जाओ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई। तो साहू महाराज ने तिलक को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग, मैं राजा हूं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कल मैं अंग्रेज चले जाएंगे, तुम लोगों का राज आ जाएगा, फिर हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे? राजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, अंग्रेज राजा हैं, तुम भी प्रजा हो, हम भी प्रजा है, बल्कि हम तो राजा हैं अंग्रेजों के राज में भी, तुम राजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आ जाएगा, और जब तुम्हारा राज आएगा तो हमारी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करोगे ये मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आंदोलन में आने वाला नहीं हूं। ज्योतिबा फूले समझ रहे थे, साहू महाराज समझ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी समझ रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु ज्योतिबा फूले को माना। छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर का लीडरशिप तैयार किया। जब मानगांव परिषद लगा तो साहू महाराज ने कहा आप लोगों को आपका नेता, आपका मसीहा, आपका मुक्तिदाता अम्बेडकर के रूप में मिल गया। फिर साहू महाराज ने आगे कहा कि मेरा अंतर्मन कहता है कि अम्बेडकर आने वाले समय में पूरे देश के नेता होंगे, मतलब नेशनल लीडर होंगे। क्या कहा? अम्बेडकर आने वाले समय में नेशनल लीडर होंगे। छत्रपति साहू महाराज जो ओबीसी के बहुत बड़े मसीहा थे, उन्होंने कहा आने वाले समय में अम्बेडकर नेशनल लीडर होंगे। आज ओबीसी का आदमी क्या कहता है? अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट का लीडर है। छत्रपति साहू महाराज ओबीसी के मसीहा थे, नेता थे, वो क्या कह रहे? अम्बेडकर नेशनल लीडर। और आज ओबीसी का आदमी क्या कह रहा? अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट का लीडर। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है छत्रपति साहू महाराज के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में उसको पता नहीं है, और ना जानकारी होने की वजह से ओबीसी के लोग ये बातें कर रहे हैं। तो इन सारी बातें ओबीसी के लोगों को बताने और समझाने के लिए ही इस प्रकार के जो हम लोग अधिवेशन लगा रहे हैं, वो लगाने के पीछे का ये हमारा मकसद है। अपने जीवन में छत्रपति साहू महाराज ने बहुत सारे काम किए। 50% रिजर्वेशन सबसे पहले 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। और जब ब्राह्मणों ने उस रिजर्वेशन का विरोध किया, ब्राह्मण कर्मचारी इकट्ठा हो गए और वो कहने लगे महाराज आपने जिनकी नियुक्ति किया है रिजर्वेशन से, जिनका अपॉइंटमेंट किया है, वो लोग उनके अंदर योग्यता ही नहीं है, अयोग्य लोग हैं। तो साहू महाराज ने उन ब्राह्मणों को पूछा जिनको भर्ती किया है रिजर्वेशन से वो अयोग्य है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज अयोग्य है, उनके पास कोई योग्यता नहीं। तो छत्रपति साहू महाराज ने उन ब्राह्मणों को कहा तुम लोग योग्य हो? ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम तो योग्य है, हम तो रिजर्वेशन से नहीं आए। तो साहू महाराज ने कहा आपको समय देते हैं, जिनको हमने रिजर्वेशन से लाया है उनको योग्य बना दो। आपको टाइम देते हैं, उतनी टाइम के अंदर जिनको हम रिजर्वेशन से लाए हैं उनको योग्य बना दो। अगर आप योग्य नहीं बना पाते हो तो हम ऐसा मानेंगे कि आप ही योग्य नहीं और आपको पहले नौकरी से निकाल देंगे। और आप लोगों ने सोचा ये तो बड़ा संकट पैदा हो गया। अगर फिर से जाएंगे महाराज के पास और कहेंगे महाराज ये योग्य नहीं है, तो महाराज कहेंगे तुम ही योग्य नहीं हो, तुम भागो यहां से। तो ब्राह्मण कुछ दिन बाद दोबारा गए साहू महाराज के पास और कहा महाराज अभी वो सब योग्य हो गए। तो साहू महाराज बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, हर समस्या का समाधान प्रैक्टिकल तरीके से कर। गंगाराम कामले नाम के एक व्यक्ति थे, तब भी छुआछूत था, आज भी छुआछूत है। अभी पानी छूने की वजह से बच्चे की हत्या हो गई, तो साहू महाराज के समय में तो साहू महाराज ने गंगाराम कामले को बुलाया और कामले को कहा कामले पैसे ले लो। कहा महाराज पैसे का क्या करना है? कहा इससे आपको होटल खोलना है। कामले ने कहा महाराज मैं घड़ा छू लेता हूँ, पानी निकाल लेता हूँ, मेरी पिटाई हो जाती है, और आप होटल खोलने के लिए मुझे कह रहे हो? मेरे होटल पर कौन आएगा?
महाराज ने कहा उसकी चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुमको होटल खोलना है, बाकी चिंता महाराज करेंगे। तो कांबले ने होटल खोल लिया। कोल्हापुर में अभी वो जगह है, वहां स्मारक बना हुआ है। तो साहू महाराज जाकर कांबले के होटल पर बैठ जाते। अब जब राजा ही कांबले के होटल पर बैठ गए, राजा बैठ गए, तो जिनको राजा से काम है, जिनको राजा से मिलना है, उनको कहाँ जाना होगा? तो कांबले के होटल पर जाना होगा। कांबले के होटल पर जब जाते थे तो छत्रपति साहू महाराज कांबले को ऑर्डर करते थे, कांबले सबको चाय पिला। अब महाराज का ऑर्डर है, कांबले चाय पिला रहे हैं, लोगों को पीना मजबूरी है, लोग मना नहीं कर सकते थे, राजा बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, जब उन्होंने देखा कि कुरान के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कुरान को मराठी में अनुवाद कराने का काम किया। ऐसे बहुत सारे घुमंतु जाति के लोग उनके इलाके में रहते, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया हुआ था। तो साहू महाराज ने अंग्रेजों को कहा, ये जन्मजात कोई क्रिमिनल कैसे होता है? अंग्रेजों ने उनको जन्मजात ही क्रिमिनल घोषित किया था। उनके घर में बच्चा पैदा होता था तो पुलिस स्टेशन में नोट करवाना पड़ता था, बच्चा पैदा हो गया है, तो पुलिस ऐसा मान लेती थी एक और क्रिमिनल पैदा हो गया। साहू महाराज ने क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को अपनी पुलिस में भर्ती किया और अंग्रेजों को दिखाया, अगर इनको रोजगार दिया जाए ये भी ईमानदारी से काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में किए, तो उनके विचारों की आज भी प्रासंगिकता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा? ये बड़ा इशू है, क्योंकि जब हमने 25 मई का भारत बंद घोषित किया तो टीवी पर जाति आधारित जनगणना का मुद्दा ऊपर आ गया। तो डिस्कस डिबेट में ये बात बार बार आई कास्ट सेंसस को लेकर कि जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। देश भर में जाति और जाति के नाम पर कोई दंगे हुए ऐसा कोई डाटा नहीं है। देश भर में दंगे किसके नाम पर हो रहे? धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर कोई दंगे नहीं। मगर कोई टीवी वाला ये पहल नहीं करता कि नहीं दंगे हो रहे हैं तो इसकी वजह सेंसस है और इसलिए सेंसस को रोक दिया जाए, जो रिलीजन के नाम पर सेंसस हो रही है, ऐसा कोई टीवी वाला आज तक नहीं। इसका मतलब ये है कि सेंसस का बढ़ने और घटने से कोई वास्ता नहीं है। सेंसस का वास्ता डाटा से। अगर कास्ट सेंसस होगी तो हर कास्ट का डाटा आएगा। आजादी के 75 साल में किसका कितना डेवलपमेंट हुआ और कौन कितना पीछे रह गया, किसकी संख्या कितनी है। तो जो लोग पीछे रह गए हैं आजादी के 75 साल में, उनके लिए स्पेशल स्कीम निकालकर, स्पेशल स्कीम बनाकर उनको भी राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सकता है। मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए कास्ट सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75 ईयर्स हो गए। जानना जरूरी है कि किन लोगों का डेवलपमेंट हुआ और कौन लोग पीछे रह गए। जो लोग पीछे रह गए उनके लिए स्पेशल प्लान बनाकर, स्पेशल स्कीम बनाकर उन्हें भी राष्ट्र की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। इसका मतलब जो कास्ट सेंसस है ये राष्ट्र को निर्माण करने में, राष्ट्र को मजबूत करने को, देश को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला काम है। लेकिन ब्राह्मण क्यों नहीं कर? ब्राह्मणों को क्यों डर लग रहा है? ब्राह्मणों को डर इसलिए लग रहा है कि 1931 की सेंसस में ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 3.5%, मतलब 4% भी नहीं है। 4% से भी आधा परसेंट कम ब्राह्मण है। 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है। ब्राह्मणों को ये भी लगता है कि अगर आज की तारीख में सेंसस होगी तो पता नहीं 3% भी हमारी संख्या होगी कि नहीं होगी, कहीं 2% ना आ जाए, 1.5% संख्या ना आ जाए। ब्राह्मणों को डर लगता है। और जब ऐसी संख्या आएगी तो ये ओबीसी का आदमी कहेगा हम 60%, ब्राह्मण 3.5%, हम 52%, 60%।
ब्राह्मण 3.5%। 75 साल से हम ब्राह्मण के पीछे लगे रहे। ओबीसी के लोग 75 साल से ब्राह्मण के पीछे लगे रहे। ब्राह्मण की 3.5% आबादी, हमारी 52% आबादी, हम ब्राह्मण के पीछे लगे रहे कितने दिन से? 75 ईयर्स। 75 साल से हम ब्राह्मण के पीछे लगे हुए। अगर कास्ट सेंसस होगी, आंकड़े आएंगे, ब्राह्मण की संख्या 3.5%, ओबीसी की संख्या 60%, आंकड़े आ गए। फिर प्रशासन में ब्राह्मण की संख्या 85%, ओबीसी की संख्या 4.5%। जब ऐसे आंकड़े आएंगे तो ओबीसी का दिमाग की गाड़ी जो बंद पड़ी है ओबीसी के दिमाग की गाड़ी बंद पड़ी है। गाड़ी जब आप खड़ी कर देते हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, धक्का लगाना पड़ता है उसको। कास्ट सेंसस होगा तो ओबीसी के दिमाग की गाड़ी को धक्का लग जाएगा, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। अरे 3% वाले 80% प्रशासन में है और 52% वाले 4.5% प्रशासन में है। अगर ऐसे आंकड़े आ गए तो जो ओबीसी के दिमाग की गाड़ी बंद पड़ी है वो दौड़ना शुरू हो जाएगी, और दौड़ना शुरू हो जाएगी ओबीसी का आदमी ब्राह्मण को नहीं। बहुत दिन से पीछे चले तुम्हारे, अब नहीं चले। बहुत दिन से तुम्हारे पीछे चले, अब तुम्हारे पीछे नहीं चले। क्यों नहीं चले? तुम हमारा इस्तेमाल करते हो, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं। तुम अकेले ही सारा हिस्सा खाते हो, हमारा हिस्सा हमको नहीं देते हो, हमारा हिस्सा भी तुम ही खाते हो। इसलिए अब तुम्हारे पीछे नहीं चले। नहीं चले तो क्या होगा? ब्राह्मण 3.5% जितना ऊपर है उतना नीचे आ जाए। जैसे बैकवर्ड ने अपना समर्थन विड्रा किया ब्राह्मणों से, ब्राह्मण शासक क्यों है? बैकवर्ड ने समर्थन दे रखा है ब्राह्मणों को, अनजाने में, जानकारी के अभाव में, जागृति के अभाव में ब्राह्मणों को बैकवर्ड ने समर्थन दे रखा है। इसलिए ब्राह्मण रूलर है। जिस दिन बैकवर्ड ने अपना समर्थन विड्रा किया उस दिन वो जमीन पर आ जाएगा। केवल बैकवर्ड ही विड्रा नहीं करेगा, सबसे पहला मोर्चा क्षत्रियों का निकलेगा ब्राह्मणों के खिलाफ। बोलेगा सवर्ण के नाम पर इतना दिन से तुम्हारा समर्थन करते रहे और तुम अकेले ही खाते रहे, हमको भी हमारा हिस्सा नहीं दिया, क्षत्रियों को भी नहीं दिया। पहला मोर्चा क्षत्रियों का निकलेगा। कास्ट सेंसस होते ही पहला मोर्चा क्षत्रियों का ब्राह्मणों के खिलाफ में निकलेगा। दूसरा मोर्चा वैश्यों का निकलेगा। बोलेगा पैसा हम देते रहे बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस को चलाने के लिए, ब्राह्मणों की पार्टियों को चलाने के लिए वैश्य लोग पैसा देते रहे, पैसा हम देते रहे, हमारा हिस्सा भी हमको नहीं दिया। क्षत्रियों का मोर्चा ब्राह्मणों के खिलाफ, वैश्यों का मोर्चा ब्राह्मणों के खिलाफ, ओबीसी का मोर्चा ब्राह्मणों के खिलाफ, एससी एसटी का तो पहले से ही कुछ खिलाफ में चल रहा है। अगर इतना खिलाफ हो गया ब्राह्मण रूलर कैसे हो? ये बात ब्राह्मण को समझ में आती है, बैकवर्ड को समझ में नहीं आती है। उसको क्या जनगणना, उसको केवल जनगणना समझ में आती है, आगे का समझ में नहीं आता। तीन प्रकार की क्रांतियां कास्ट सेंसस की वजह से हो। ब्राह्मण धर्म में ओबीसी ब्राह्मण को नेता मानना, अगर कास्ट सेंसस हो गई ओबीसी ब्राह्मण को धार्मिक आधार पर नेता मानना बंद कर देगा तो धार्मिक क्रांति हो जाएगी। फिर सोशल सिस्टम में ओबीसी ब्राह्मण को नेता मान रहा है, सोशल सिस्टम में ओबीसी ब्राह्मण को नेता मान रहा है, इसलिए ब्राह्मण ऊपर है। तो ओबीसी ब्राह्मण को नेता मानना बंद कर देगा तो सामाजिक क्रांति हो जाएगी। और पॉलिटिकल सिस्टम में भी ओबीसी ब्राह्मण को नेता मान रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी ओबीसी ब्राह्मण को नेता मानना बंद कर देगा, राजनीतिक क्रांति हो जाएगी। तीन क्रांतियां कास्ट सेंसस की वजह से होने वाली है देश में। ये बात ब्राह्मणों को समझ में आता है। ब्राह्मण का वर्चस्व धर्म के आधार पर है, सामाजिक आधार पर है, राजनीतिक आधार पर। अगर ये तीनों वर्चस्व ध्वस्त हो गया तो ब्राह्मण कहां से रूलर होगा? ब्राह्मण रूलर हो नहीं सकता है। और वो रूलर नहीं होगा तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो करवाने और करने लायक ही नहीं होगा, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ये हो सकता है, इतना बड़ा मुद्दा है। इसलिए ब्राह्मण जो देश का शासक वर्ग है वो
कास्ट सेंसस नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मुद्दे से भटकाने के लिए इसीलिए एक मुद्दा और बनाया हमने कि बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान के इशू ब्राह्मणों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। एक्चुअल इशू नहीं है, ये क्रिएट किए जाते हैं। जैसे 16 नवंबर 1992 जब मंडल कमीशन का फैसला आया बैकवर्डों का, 52% लोग बीसी क्लास के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन सेंटर में कितना मिला? 27%। 52% को 27% रिजर्वेशन मिला, उसके ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जिस ओबीसी के पास इतनी इनकम है कि अपने बच्चे को आज की तारीख में महंगी एजुकेशन में एजुकेशन दिला सकता है, वो ओबीसी क्योंकि पैसा है तो क्रीमी लेयर हो गए, रिजर्वेशन से आउट हो गए। और जो बीसी के पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन दिला ले, वो अपने आप ही रिजर्वेशन से, एजुकेशन नहीं होगी तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा, तो अपने आप ही रिजर्वेशन से आउट हो गया। तो मंडल कमीशन के फैसले में बीसी के साथ धोखाधड़ी हो गई। नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया, पढ़ने के लिए नहीं दिया, पढ़ेगा तब रिजर्वेशन का फायदा लेकर नौकरी में जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी धोखेबाजी मंडल कमीशन की केस में ओबीसी के साथ में हो गई। 50% रिजर्वेशन ही रहेगा ताकि ओबीसी को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन ना मिले। ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। अगर इस षड्यंत्र को ओबीसी के लोग समझ जाते तो क्या करते? दिल्ली की पार्लियामेंट की तरफ कूच कर गए। और दिल्ली की पार्लियामेंट अगर ओबीसी के लोग घेर लेते इकट्ठा होकर के, तो पार्लियामेंट को ओबीसी के हक में कानून बनाने पड़ते हैं कि ओबीसी की जितनी पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन ओबीसी को होगा। ऐसा कानून बनाना पड़ता। मंडल की जो सिफारिशें नहीं लागू की गई वो लागू करना पड़ता, मगर ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया ओबीसी के लोग? जब तक ओबीसी के लोग इस बात को समझते तब तक आरएसएस के लोगों ने प्लान बनाया ओबीसी दिल्ली आ जाए, उसके पहले इसकी दिशा डाइवर्ट कर। डाइवर्ट का मतलब समझते हैं? जैसे मोबाइल पर कॉल डाइवर्ट होती है। आपने हमको कॉल किया लेकिन हमने दासाराम जी के ऊपर अपना नंबर डाइवर्ट किया है, तो आप कॉल हमको करोगे मगर घंटी दासाराम जी की बजेगी क्योंकि हमने डाइवर्ट किया है। वैसे कॉल जा रही थी दिल्ली की तरफ मंडल कमीशन की लड़ाई को लेकर, मगर ब्राह्मणों ने बीच से उसको डाइवर्ट कर दिया और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा बीच से खड़ा कर दिया। तो ब्राह्मण लोगों ने बीसी लोगों को तैयार किया और बीसी लोगों को ही बीसी के बीच में भेजा, और ब्राह्मण ले गए और बीसी लोगों को कहा कि हम लोग जहां राम जी पैदा हुए थे, जन्म जहां हुआ था उनका, वहां मंदिर बनाना चाहते हैं। तो बीसी लोग मंदिर के नाम पर बहुत खुश होते हैं, उनकी मान्यता। तो बीसी लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, कितना पैसा देते बनाने के लिए? चंदा देते रहते हैं मंदिर बनाने के, उसके लिए बीसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बीसी के लोगों ने कहा कितना देते हो? बताओ, मंदिर बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, कितना दे? कहा पैसा देने से नहीं होगा। कहा क्यों? कहा जहां राम जी पैदा हुए थे वहां तो मस्जिद है, अब वहां मंदिर बनाना है तो केवल चंदा देने से नहीं होगा, फिर कैसे होगा? वहां चलना पड़ेगा, मस्जिद गिराना पड़ेगा, अब उसके बाद मंदिर बनने का नंबर आएगा, पहले जाना पड़ेगा। तो बीसी के लोगों को दिल्ली जाना था, जितनी पॉपुलेशन है उतने परसेंट रिजर्वेशन के लिए दिल्ली जाना। अगर वहां जाते तो बीसी के बच्चों को करोड़ों नौकरियां मिल जाए। उस दिशा को डाइवर्ट किया और बीसी के लोगों को कहां ले गए? अयोध्या ले गए। मैं उधर का ही रहने वाला हूं, मुझे पता है, उधर का मैं साकेत महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, उधर का ही हूं मैं, अयोध्या का। तो वहां ले गए और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 16 नवंबर 1992 को फैसला है और
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मतलब 20 दिन के अंदर बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और जो मंडल की लड़ाई थी उसको कमंडल की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया गया। चलो बीसी के लोगों ने मंडल की लड़ाई नहीं लड़ी तो उनको मंडल में अधिकार कम मिले, नौकरियां नहीं मिली। मंदिर की लड़ाई लड़ी तो मंदिर में तो अधिकार मिलने चाहिए थे, मंडल की नहीं लड़ी, मंडल में अधिकार नहीं मिले, कोई बात नहीं। मंदिर की लड़ाई लड़ी तो मंदिर में तो अधिकार मिलने चाहिए थे, मंदिर में अधिकार मिले क्या? मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बनाया मोदी जी ने, एक भी बीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। हमने कहा दूसरे बीसी के लोग अच्छे वाले नहीं होंगे, मगर विनय कटिया, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंभरा, ऐसे तमाम बीसी के नेता थे जो मंदिर की लड़ाई आगे बढ़ चढ़ करके लड़ रहे थे, उनको तो ट्रस्ट में रख लेना चाहिए था, दूसरों को नहीं रखते तो कोई बात नहीं, जो लड़ाई लड़े उनको रख लेते। कल्याण सिंह तो जेल तक गए थे, उनकी गवर्नमेंट ने नहीं की उसमें, मगर एक भी बीसी के आदमी को नहीं रखा। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ब्राह्मण बीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल्याण करने का कोई काम ब्राह्मण नहीं करने वाले हैं। वो धर्म के नाम पर 3.5% ब्राह्मणों की क्या समस्या है? अगर 3.5% ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगे तो कितना वोट मिलेगा? 100 में 3.5। अगर 3.5% ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगे तो कितना वोट मिलेगा? 100 में 3.5। लेकिन जब वो कहता है तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो बीसी हिंदू, एससी हिंदू, एसटी हिंदू, फिर उसका वोट अपने आप ही बढ़ जाता है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हिंदू बनकर ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे हैं उनका ही हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। जो हिंदू बनकर ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहे हैं उनका ही सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। और ये लॉस हुआ, मंडल में 52% रिजर्वेशन मिलता, करोड़ों नौकरियां बीसी के लोगों को मिलती। मस्जिद मंदिर की लड़ाई लड़ा, मंदिर में भी कुछ नहीं मिला, मंडल में भी कुछ नहीं मिला, दोनों तरफ से धोखा हो गया। और ये बात साबित हो गई कि पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो। इस्तेमाल करना और फेंकना तो जानते हैं आप, इस्तेमाल करो और फेंक दो। जब तक इस्तेमाल था कब तक? जब तक मुसलमान से लड़ाना है तब तक ब्राह्मणों के पास बीसी का इस्तेमाल है, तब तक वो बीसी को झाड़ पर चढ़ा कर रखते। झाड़ पर चढ़ाना समझते हैं ना? तब तक वो बीसी को झाड़ पर चढ़ा कर रखते। कब तक? जब तक मुसलमान से लड़ना है तब तक झाड़ पर चढ़ा कर रखते। फिर कब उतर गया पता नहीं चलता है। विनय कटिया, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, इनको भी झाड़ पर चढ़ा कर पता ही नहीं है कहाँ है। काम खत्म हो गया, इस्तेमाल हो गया, फेंक दिया। इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये ब्राह्मणों की नीति है। और ये हर समय पर जब बीसी के मुद्दे उठते हैं तो ये नीति हर समय पर काम में आती है। जब 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद घोषित किया तो पहले हिजाब का प्रकरण उठा आपकी तरफ से, इधर से उठा। हिजाब कब से मुस्लिम महिलाएं पहन रही है इसका कोई डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत दिन से पहन रही है, अभी कोई विवाद नहीं। एकाएक बीसी के भारत बंद करने का कास्ट सेंसस के ऐलान के बाद में ही हिजाब का प्रकरण कैसे आ गया, कहां से आ गया? इसका मतलब ये प्रकरण जानबूझ करके ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया कि बीसी का ध्यान डाइवर्ट किया। मगर अभी मुसलमान भी समझदार हो गए, मुसलमानों ने कोई खास प्रक्रिया उस मुद्दे पर नहीं की। मुसलमानों को भी क्या समझ में आया? हम प्रक्रिया करते हैं तो एससी बीसी एसटी के लोग ज्यादा जल्दी हिंदू बन जाते। अगर हम प्रक्रिया ना करें मुसलमान लोग तो ब्राह्मणों को थोड़ा संकट होता है, समस्या आती है। इनको हमारे खिलाफ में भड़काने के लिए, हिंदू बनाने के लिए तो मुसलमान समझदार हो गए और मुसलमानों ने उस पर कोई खास प्रक्रिया नहीं किया। तो हिजाब प्रकरण के बाद में फिर अजान प्रकरण आ गया। अब अजान जब से इस्लाम है तब से कोई भी बात नहीं था, भाई घर मस्जिद पे लगती थी, हम भी जानते, आप लोग भी जानते, कोई भी बात नहीं था। जब 25 मई का भारत बंद बीसी की सेंसस को लेकर हुआ
तब अजान की बात कर। ब्राह्मण बीसी के लोगों के लिए 24 घंटे और 365 दिन की रोजगार गारंटी स्कीम चलाते हैं। वो बीसी के लोगों की क्या रोजगार गारंटी स्कीम है? मुसलमान का विरोध करने की ये गारंटी स्कीम है रोजगार की। कौन सा रोजगार है बीसी के लोगों को? बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में मुसलमानों का विरोध करने के लिए 24 घंटे 365 दिन की रोजगार गारंटी स्कीम है कि तुम मुसलमान का विरोध करते रहो और तुम बीसी के मुद्दे को समझने की कोशिश, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए बीसी के मुद्दे। तो बीसी का मुद्दा समझ जाओगे तो फिर ये काम नहीं करोगे, और बीसी का काम करोगे तो ब्राह्मण का क्या होगा? ब्राह्मण तो बीसी के सपोर्ट के ऊपर सेंट्रल और स्टेटों में राज कर रहा है, तो क्या होगा? तो इसलिए इनको 24 घंटे, तो बजरंग दल के लोगों को ब्राह्मणों ने लगाया कि जहां मस्जिद में अजान बजेगी वहां हनुमान चालीसा बजाएगा। मगर इसके बावजूद भी मुसलमानों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो इसकी वजह से वो विवाद भी ज्यादा बढ़ा नहीं बढ़ा। तो ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए, हम मुसलमानों के खिलाफ में काम कर रहे हैं, मुसलमान प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मुसलमान प्रतिक्रिया नहीं देते तो बीसी एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं बनते, हिंदू नहीं बनते तो हमारे समर्थन में नहीं खड़े होते, वो अपने आरक्षण की बात करते हैं, अपनी सेंसस की बात करते हैं। बड़ी समस्या। फिर उन्होंने काशी और मथुरा का विवाद खड़ा किया। हम भी गए काशी मथुरा देख के आए, वहां के म्यूजियम में गए तो देखा यहाँ तो ब्राह्मणों का कुछ नहीं, सारा बुद्ध का रखा हुआ है म्यूजियम में पूरा का पूरा। तो ब्राह्मणों काशी मथुरा पर भी कोई खास उनको सफलता नहीं मिली, और 25 मई का भारत बंद इसी बीच में हो गया। तो भारत बंद होने के बाद में फिर कास्ट सेंसस की चर्चा देश भर में शुरू हो गई। जब शुरू हो गई तो ब्राह्मणों ने सोचा इसको बंद कराना है। तो बंद कराने के लिए मुसलमान बोल ही नहीं रहे, तो हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा कैसे हो? बड़ी समस्या ब्राह्मणों के सामने पैदा हो गई। तो ब्राह्मणों ने सोचा अभी कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए नूपुर शर्मा को कहा मोहम्मद साहब के बारे में बयान दे। ये पूरा प्लानिंग के तहत किया गया। नूपुर शर्मा ने अपने आप नहीं बोला, ये प्लानिंग के तहत किया गया। अगर प्लानिंग के तहत नहीं होता तो तत्काल गवर्नमेंट कार्रवाई करती, और कार्रवाई करती तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। जब तक पूरी दुनिया में भारत की बदनामी नहीं हो गई तब तक बीजेपी ने भी कार्रवाई नहीं किया, प्रशासन ने तो आज तक नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा तुम लोग रेड कारपेट बिछा के रखे हो नूपुर शर्मा के लिए, इसके बाद भी कुछ नहीं कहा या पुलिस ने। तो इससे ये पता चलता है कि ये जानबूझकर बयान दिलवाया गया कि जब अभी तक मुसलमान नहीं बोल रहे, मोहम्मद साहब के बारे में होगा तो स्वाभाविक बात है। तो मुसलमान सड़कों पर आए, देश में कहीं पर कोई फसाद नहीं हुआ, सड़क पर आए, प्रदर्शन किया, कोई जगह पत्थर उत्थर इधर उधर चले, कौन चलाया वो भी जांच का विषय है। ऐसा भी हो सकता है आरएसएस के लोग अंदर घुसकर पत्थर चला रहे, इसमें कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी भी अगर निष्पक्ष जांच हो तो ये भी सामने आ सकता है कि किसने चलाया, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पर कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। लेकिन टीवी वालों ने ऐसी खबर दिन भर चलाया कई दिन तक जैसे कि देश में बहुत बड़ा फसाद हो गया, नूपुर शर्मा की वजह से ये सारा हुआ। इसके बारे में कोई टीवी वाला बोलने के लिए तैयार नहीं था, और कास्ट सेंसस के मुद्दे को दबाने का काम किया गया। तो बीसी और एससी एसटी के लोगों को खास तौर से ये बात समझने की जरूरत है कि हमें किससे लड़ना है, ये तय करना है। बीसी के लोगों को कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ाया जाता है, कभी शेड्यूल ट्राइब से लड़ाया जाता है, कभी मुसलमान से लड़ाया जाता है, कभी क्रिश्चियन से लड़ाया जाता है। तो बीसी और के लोगों को यह तय करना है कि हमें किससे लड़ना है, क्योंकि बीसी के लोगों को क्या समझाया जा रहा है? एक ही एजेंडा, देश पर मुसलमान का कब्जा हो जाए, पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान अंदर। हमने कहा अरे भाई, देश की जनता टैक्स देती है कि बॉर्डर पर मिलिट्री लगाया जाए, टैक्स देती है ना कि बॉर्डर पर मिलिट्री लगाया जाए, और मिलिट्री पाकिस्तान से लड़ेगी, चीन से लड़ेगी, इसलिए तो मिलिट्री लेते हो, जनता के पैसे से ना मिलिट्री चलती है, टैक्स से। तो जो मिलिट्री बॉर्डर पर लगी है, गांव में
में ये प्रचार करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान आ जाएगा। गांव में प्रचार करके वोट तैयार करने का मामला है बीजेपी के फेवर में। नाम पाकिस्तान का लेते हैं, अंदर से हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं और क्या कहते हैं, मोदी जी ही रोक सकते हैं। मैंने कहा 7 साल से मोदी जी है, जिसको पीओके बोलते हैं वो तो हमारा हिस्सा था ना, पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो 1 इंच पीछे किया क्या पाकिस्तान को? 7 साल से है, 1 इंच पीछे किया, करना चाहिए था ना। मोदी जी तो 7 साल से है, चीन अंदर आ रहा है, चीन के बारे में तो कोई बात ही बीजेपी वाले नहीं करते, तिब्बत तक आ गया है चीन, तिब्बत। तो ये जो सिचुएशन है कि वो हमारे डीसी के लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं। मान लो क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीत गया, पहले होता डीसी के मोहल्ले में बड़ा मना, मुसलमान खुशी मना रहे, मिठाइयां बांट रहे हैं, पाकिस्तान जीत गया, बांट रहे नहीं बांट रहे किसी डीसी को नहीं, उन्होंने आके बता दिया था ऐसा बात, खाते यहाँ की है, खाते पाकिस्तान की तो डीसी का आदमी की मेंटलिटी तैयार हो गई। ये जो काम है ये बहुत खतरनाक काम ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और ये बीसी के खिलाफ में ही काम हो रहा है। एक बजरंग दल का आदमी मुझे मिला और वो कहने लगा, अरे आप बात तो सही कर रहे हैं, बीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों का देश पर कब्जा हो रहा है। दुख की बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। मगर क्या तुम्हें पता है कि आजादी के 75 साल में कितने प्रधानमंत्री मुसलमान बने, ये पता है तुमको? तो मेरा मुंह देखने लगा, क्योंकि अगर इतना उसको पता होता तो बजरंग दल में नहीं जाता। बजरंग दल में तो ऐसे ही लोग हैं जो बिना दिमाग के लोग हैं, वही बजरंग दल में रहते हैं। बद दिमाग लोग कितने हैं बैकवर्ड क्लासेस के, वो बजरंग दल में रहते हैं। उसको तो पता नहीं कि देश में प्रधानमंत्री कितने बने, कौन बना। तो हमारा चेहरा देखने लगा। हमने कहा एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो, गूगल पर डालो देश में कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, कितने मुसलमान, कहा एक भी नहीं। हमने कहा चलो जहां से देश चलता है वो तो बचा लिया गया है, वहां पर तो मुसलमान अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा चलो अब ये बताओ, कोई मुसलमान अभी बनने वाला है, ऐसी संभावना दिख रही? अभी तो कोई नहीं दिख रहा। कोई पार्टी है मुसलमान की जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है? ऐसा नहीं। अच्छा चलो कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी, उसकी कोई पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बनाने लगे? तो बोला ऐसा भी कोई नहीं। हमने कहा तो ये समझ में नहीं आया, न मुसलमान है न हम है। 75 साल में जितने प्रधानमंत्री बने ब्राह्मण रहे या ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए। नरेंद्र मोदी बीसी है मगर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए। मनमोहन सिंह सिख थे मगर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए। फैसले प्रणब मुखर्जी करते थे। देव गौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, बीसी थे, उन्होंने कास्ट सेंसस पर फैसला किया। बीसी बना अगर स्वतंत्र तो कास्ट सेंसस पे फैसला किया तो गवर्नमेंट चली गई, फैसला किया तो गवर्नमेंट चली गई। 75 ईयर में कोई भी स्वतंत्र ओबीसी का आदमी, आजाद ओबीसी का आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं बना, कोई शेड्यूल ट्राइब का आदमी नहीं बना, कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं बना। कौन बना 75 ईयर्स में? जिनकी आबादी एवं 90% है, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं बन रहा है। कौन बन रहा है? जिनकी आबादी 3% है, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बना रहे हैं। तो मैंने उसको कहा तो तुमको समझ में आ रहा है पार्लियामेंट में किसका कब्जा है? जहां से कानून बनता है वहां ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, उनके ही प्राइम मिनिस्टर और बीप का कानून ले आया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो पूना पैक्ट ने बोलने की आजादी छीन लिया। गुलाम पैदा ही होते हैं, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट की नहीं, जनरल लोग चुन के भेजते हैं तो गुलाम ही आते। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया इस पर कि इनको अगर जम्हाई में आए तो ये मुंह भी नहीं खोलते। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग तो बोलते नहीं पूना पैक्ट से गुलाम, मगर ओबीसी के लोग तो जनरल सीट पे अपने दम पे जीत के जाते हैं। वो क्यों नहीं बोलते? उनको दल
टीवी पर आप खबर देखते होंगे तो खबर आती है पार्टी व्हिप जारी करेगी। क्या खबर आती है? पार्टी व्हिप जारी करेगी। व्हिप जारी करने का मतलब है पार्टी जो बोलने के लिए कहेगी वही बोलना है, आपकी जो मर्जी है वो नहीं चलेगा। जो पार्टी बोलना चाहती है वो बोलना है। आप भले चुनाव जीत कर गए बीसी के वोट से, एससी के वोट से, पार्लियामेंट में एससी बीसी की बात नहीं बोलना है। जो पार्टी कहेगी वो बोलना है। तो हमारे जो एमपी एमएलए हैं उनको गुलाम बना करके पार्लियामेंट में रखा गया है। पार्टियां ब्राह्मणों की हैं, वो ब्राह्मणों के हित में फैसले ले रही है। तो पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, ना हमारा कब्जा है और ना ही मुसलमान का कब्जा है। दूसरा लोकतंत्र का जो पिलर है डेमोक्रेसी का, वो है जो दूसरा पिलर है लोकतंत्र का, वो है ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति का कब्जा। हमने उसको पूछा तुम्हारे पास ये आंकड़े हैं? बोला मेरे पास तो नहीं। तुम्हें मैं बता रहा हूं, मुसलमान नहीं है, हम नहीं। मतलब जहां से कानून बनता है वहां मुसलमान नहीं, हम नहीं, एससी बीसी के लोग नहीं, एसटी के लोग नहीं, मुसलमान नहीं। जहां से कानून का पालन होता है वहां भी हम नहीं, मुसलमान नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जज की नियुक्ति जज ही करेंगे कोलेजियम सिस्टम से। अब जज कौन है? पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग। अब ब्राह्मण नियुक्ति करेगा तो गैर ब्राह्मण की करे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की नियुक्ति कैसे करेगा? तो मिश्रा जी दुबे जी को फोन करते हैं, दुबे जी हमारा एक भतीजा है, देख लेना। तो दुबे जी मिश्रा जी के भतीजे को देख लेते हैं और फिर मिश्रा जी दुबे जी के भांजे को देख लेते हैं। तो भाई भतीजा बात है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ना हम हैं ना मुसलमान हैं। अगर मुसलमान होते तो उनके फेवर में फैसले आते, नहीं आते। अगर एससी बीसी के लोग होते, एसटी के लोग होते तो उनके फेवर में, रिजर्वेशन के फेवर में फैसले आते, नहीं आते। तो जहां से कानून बनता वहां ना मुसलमान ना हम, जहां से कानून पर अमल होता है वहां ना मुसलमान ना हम, जहां से न्याय मिलता है वहां ना मुसलमान ना हम। अब जो मीडिया है फोर्थ पिलर, वहां पर ना मुसलमान ना। इसका मतलब यह है कि हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा किया जा रहा है, मगर ना हमको आने दिया जा रहा है ना मुसलमान को आने दिया जा रहा है। मलाई तीसरा ही काट रहा है। जो ये विवाद खड़ा कर रहा है वो मलाई काट रहा है। और लड़ाई बैकवर्ड और मुसलमान, मुसलमान और बैकवर्ड, आदिवासी मुसलमान, ऐसी लड़ाई चल रही है। लड़ाई जो यीशु नहीं है उसे यीशु बनाया जा रहा है, और जो यीशु है उसे यीशु नहीं बनाया। 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव पर झंडा खरीदने के लिए राशन काटना पड़ा गवर्नमेंट को। कितनी ज्यादा आजाद हम लोग हो गए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि मुसलमान भी जीरो, हम भी 75 साल में जीरो। अब जीरो को जीरो से, जीरो इंटू जीरो करो, कितना होगा? बड़ी से बड़ी संख्या का जीरो से गुणा करो, कितना होगा? जीरो होगा। तो वो हमको जीरो बनाकर जीरो को जीरो से भिड़ाने का काम कर रहे हैं और हम भिड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं आपस में। तो अब हम लोगों ने ये तय किया है, कम से कम जो जागृत ओबीसी के लोग हैं उन्होंने ये तय किया है, हमारे साथ जय बीसी संगठन के लोग और विदेश में हम लोगों ने, जागृत बीसी के लोगों ने तय किया है। अब बीसी के लोग शेड्यूल कास्ट से नहीं लड़े, बीसी के लोग शेड्यूल ट्राइब से नहीं लड़ेंगे, बीसी के लोग मुसलमान से नहीं लड़ेंगे, सिख से नहीं लड़ेंगे, ईसाई से नहीं लड़ेंगे। अब बीसी के लोग लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? जिन लोगों ने बीसी के हक अधिकार पर कब्जा किया है, अब बीसी के लोग केवल उन्हीं से लड़ेंगे। अपनी सेंसस की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी सेंसस के हिसाब से उनको शासन प्रशासन में हर जगह उनका हिस्सा मिले, इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये बात हम लोगों ने, बीसी के लोगों ने इस बात को तय किया है और इस बात को देश भर में बीसी को समझाने बताने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए।
नरेंद्र मोदी जी बीसी है, मगर बीसी के विरोध में 314 बीसी के बच्चे आईएएस की परीक्षा पास किए, उनकी मुक्ति को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब महाराष्ट्र सरकार गई कि या तो 2011 के आंकड़े दे दो या 2021 की सेंसस में बीसी की भी सेंसस करो, तो सरकार ने हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, हम ना 2011 के आंकड़े दे सकते हैं, ना ही 2021 की सेंसस में सेंसस करेंगे। बीसी का प्राइम मिनिस्टर है और बीसी के खिलाफ में एफिडेविट दे रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट में। स्कॉलरशिप एससी बीसी एसटी की बंद हो चुकी है लगभग। बजट में बीसी को कुछ नहीं मिलता है, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो एक बैकवर्ड प्रधानमंत्री और बैकवर्ड के खिलाफ में फैसले हो रहे हैं, ये स्वाभाविक नहीं। कुल्हाड़ी किसी हाथ में दे दो, किसी भी मूर्ख से मूर्ख आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, नहीं मारता है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री को तो आप मूर्ख कह नहीं सकते, देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता, मगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और फैसले बीसी के खिलाफ में हो रहे। तो इससे ये कहा जा सकता है कि फैसले देने वाला कोई और है, वो और कोई कौन है, तो आरएसएस के लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं। और जब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया तो मोहन भागवत का बयान आया कि हम सरकार के डे टू डे के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मोहन भागवत ने क्या कहा, जब हम लोगों ने कहा फैसले आरएसएस कर रहा है, तो मोहन भागवत ने क्या कहा, हम सरकार के डे टू डे के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है, डे टू डे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, मगर कभी कभी इंटरफेयर करते हैं। वो कब करते हैं, जब बीसी का मामला हो, एसटी का मामला हो, एसटी का मामला हो, माइनॉरिटी का मामला हो, जब नीतिगत फैसले करने होते हैं तब हम इंटरफेयर करते हैं, बाकी डे टू डे में इंटरफेयर नहीं करते। तो जो बात हम लोग कह रहे हैं वो एडमिट कर लिया एक तरीके से, मोहन भागवत ने उसको एडमिट कर लिया कि सरकार हम चला रहे हैं नीतिगत तरीके से, डे टू डे में तो प्रशासन चला रहा है, मगर नीतिगत तरीके से आरएसएस गवर्नमेंट को चलाने का काम कर रही है। ये मोहन भागवत ने भी एडमिट कर लिया। तो ये सारी बातें हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है, और इसको लेकर के देश में तमाम जो मजलूम किस्म के लोग हैं, जिनको मजलूम बना दिया गया, बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बीसी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा देश के अंदर। इसके लिए भी हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं। 52 करोड़ कम से कम ओबीसी है देश में, मिनिमम इतना तो है, 52 से 33 में था तो कम से कम। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया 51 हमारी बात नहीं माने, 52 करोड़ है, 51 हमारी बात नहीं माने। 1 करोड़ कितना टारगेट रखा, 1 करोड़। 1 करोड़ को कहां ले जाना है, दिल्ली। जो 92 में 92 में जो नहीं हो पाया वो अब करना पड़ेगा ना, 92 में जाना था, मगर वो मंडल और कमंडल की लड़ाई में नहीं जा पाए, तो अब करना पड़ेगा। तो अगर 1 करोड़ ओबीसी के लोग दिल्ली पार्लियामेंट के पास चले गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के हमारे साथी ये कह रहे हैं अगर 1 करोड़ ओबीसी आएगा तो 1 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ हम लोग आ सकते हैं। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के साथियों ने हमको कहा है कि आप 1 करोड़ ओबीसी लेके चलो, 2 करोड़ हम लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले से भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर 1-2 करोड़ लोग दिल्ली की पार्लियामेंट घेर लेते हैं और ये ऐलान करके, हम लोगों ने ही चुनकर सारे सांसदों को भेजा हुआ है उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अगर कहते आप लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि आप लोग अंदर आ गए हैं इसलिए हम लोग बाहर आ गए, और बाहर इसलिए आए हैं कि हमारी कास्ट सेंसस करो, इसका फैसला पार्लियामेंट के अंदर करो, पार्लियामेंट के अंदर फैसला करके ही बाहर आना, बगैर किए मत आना। नहीं तो क्या करना है वो हम लोग तय करके आए हैं, तो क्या करना है वो हम लोग करेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर ही
फैसला करके बाहर आना। तो ऐसा एक बहुत बड़ा मोमेंट हम लोग आने वाले समय में चलाने वाले हैं। उसके लिए देश भर में ये चेतना और जागृति का अभियान हम लोग स्टेट लेवल के कन्वेंशन, कमिश्नरी लेवल के कन्वेंशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कन्वेंशन, फिर तहसील, ब्लॉक और पंचायत लेवल के कन्वेंशन लगाने का प्रोग्राम हम लोग एक तो ये चला रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं लगातार आंदोलन करने का। अभी कल 17 अगस्त को देश भर से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम किया गया और अभी फिर नवंबर तक इसको 2-3 चरण का आंदोलन किया जाएगा और नवंबर में इसको भारत बंद दोबारा से कास्ट सेंसस पर करेंगे। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? मौलाना साहब, बकरे की माँ कब तक खैर बना सकती है? किसी न किसी दिन तो उसकी तारीख आ ही जाएगी। अगर बीसी के लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं, कुछ दिन तक दबाया जा सकता है, ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता है। अभी शुरुआत हो गई है, इसलिए आने वाले समय में ये लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी और इस देश में अभी जो मजलूम है वो शासक बनेंगे। ये तय है। बहुत सारे हमारे लोग निराश है देश की परिस्थितियों को देखकर। निराश होने की जरूरत नहीं। देश भर में लोगों को कह रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा निराश हो जाओगे, निराशा का आखिरी जो चरण होता है आत्महत्या की तरफ ले जाता है। निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। रास्ता निकालना और लड़ाई लड़ने से समस्या का समाधान होता है, इसलिए रास्ता निकालने की जरूरत है। ईवीएम विधानसभा में और लोकसभा में बहुमत दे सकती है। समाज में बहुमत देने वाली कोई ईवीएम बनी है? समाज में बहुमत देने वाली कोई ईवीएम नहीं बन सकती है। समाज में हमारा समाज बहुसंख्यक है। अगर हम अपने लोगों को अपने साथ खड़ा कर ले, हम बहुसंख्यक। और समाज में बहुसंख्यक होने का मतलब ये है दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाहों को धरती पर पटकने का काम वहां के लोगों ने, समाज ने किया है, जनता ने किया है। चाहे लेटेस्ट श्रीलंका का मामला देख लो, नेपाल का मामला देख लो, साउथ अफ्रीका का मामला देख लो, दुनिया में क्रांतियां हुई हैं तानाशाहों के खिलाफ में। भारत में क्यों नहीं हो सकती? भारत में भी होगी और इसका समय नजदीक है। कोशिश हम लोगों को जारी रखना है। 2 प्रकार की, एक आरएसएस की विचारधारा जो जहर, एक हमारी विचारधारा है फूले साहब अम्बेडकर पेरियार की दवा। एक जहर है, एक दवा है। जहर फैलाने वाले दवा फैलाने वाले चुप बैठे रहेंगे, कमजोर पड़ेंगे तो जहर तो फैल जाएगा। दवा हमारे पास में है, हम लोगों के पास में है, तो जितना तेजी से वो जहर फैला रहे हैं उतना तेजी से दवा भी फैलाने का काम करो। जहर को काटने का काम दवा करेगी। ये तरीका, ये हम लोगों को करने की जरूरत है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग अपने समाज को आजाद करने लायक हो जाएंगे, इस देश के शासक बन जाएंगे और जो देश का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, भारत का गौरव हो गया। भारत का गौरव क्या था? भारत विश्व गुरु है। भारत का गौरव क्या था? भारत सोने की चिड़िया। गौरव चला गया भारत का। क्यों चला गया? आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो, बोलते हो पैसा मेरा है, कार मेरी है, इसकी थोड़ा नहीं है, ये चलाएगा, बर्बाद कर देगा। तो आप दूसरे को नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार चलाने के लिए नहीं देते, मगर देश चलाने के लिए देते हैं। नई कार, नई मोटरसाइकिल दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे दिया, इसलिए देश बर्बाद हो रहा है। देश का विखंडन हुआ। पहले अफगानिस्तान से आगे तक का भारत था। अगर आप मौर्य साम्राज्य का नक्शा देखो तो अफगानिस्तान के आगे तक का भारत था। आज किसी का बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, यूरोप में पढ़ता है, तो गर्व से कहता है हमारा बच्चा यूरोप में है, अमेरिका में पढ़ता है। पहले दुनिया के लोग गर्व करते थे कि उनका बच्चा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इतना पतन क्यों हुआ? क्योंकि कार, मोटरसाइकिल तो आपने दूसरे को चलाने के लिए नहीं दिया, मगर देश 3.5% विदेशियों को चलाने के लिए दे दिया। जब उनका देश ही नहीं है तो देश को तो बर्बाद ही करेंगे। भारत के इतने टुकड़े क्यों हो रहे? ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे, भारत के टुकड़े हो जाए कोई बात नहीं, ब्राह्मणों का वर्चस्व। अभी पूरी दुनिया में भारत की बदनामी क्यों हो गई?
उसको डर लगा रहता है, चोर को हमेशा डर लगा रहता है कहीं हमारी चोरी पकड़ना नहीं है। मान लो इतने लोग बैठे, इसमें कोई चोर घुस जाए, चोरी कर ले, उसको डर लगेगा कहीं हमारी चोरी पकड़ना नहीं जाए, तो पहले ही वो हल्ला मचाएगा, चोर भाग रहा है। तो जितने लोग इधर होंगे वो चोर को नहीं पकड़ेंगे, चोर भाग रहा है, जो आदमी सड़क पे जा रहा उसको पकड़ने का काम भी चोर बनते हैं। ब्राह्मण भी तो यही कर रहे हैं, ब्राह्मण कुछ अलग थोड़ा ही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। वो विदेशी है, दूसरे को कह रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र के ही नहीं है तो राष्ट्रद्रोही नहीं है, विदेशी है, वो विदेशी है, वो कह रहा हम राष्ट्रवादी, और आप अपना अधिकार मांगोगे राष्ट्रद्रोही। आपका राष्ट्र है, हम लोगों का राष्ट्र है, इस मिट्टी के है, स्वाभाविक रूप से हमारे मन में राष्ट्र के खिलाफ कोई भावना नहीं आती है, मगर जो राष्ट्र के नहीं है वो सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। बीसी के लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूं। एक कांग्रेस का राष्ट्रवाद था आजादी के समय, जब ज्योतिबा फूले बाबा साहब साहू महाराज कह रहे थे मत जाओ उसके चक्कर में, अधिकार नहीं मिलेगा। बीसी के लोग राष्ट्रवाद के झांसे में फंस गए कांग्रेस के, आज तक भुगत रहे 75 साल। आज आरएसएस के राष्ट्रवाद में फंसे हैं, हजारों पीढ़ियां भुगते रही अगर जल्दी बाहर नहीं निकले। इसलिए बीसी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं आरएसएस के राष्ट्रवाद से जल्दी बाहर आओ, जितना जल्दी बाहर आओगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि जो राष्ट्र के नहीं है उनका राष्ट्रवाद कैसा? तो राष्ट्रवाद नहीं है, प्रचार है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद नहीं है प्रचार है। राष्ट्रवाद होता तो क्या होता? देश के हर आदमी को काम मिले, जो राष्ट्र के हैं उनके साथ न्याय होगा। अगर ये होगा तो राष्ट्रवाद, ये नहीं है शेड्यूल कास्ट के साथ न्याय नहीं होगा, शेड्यूल ट्राइब के साथ न्याय नहीं होगा, ओबीसी के साथ न्याय नहीं होगा, माइनॉरिटी के साथ न्याय नहीं होगा। देश की 90% आबादी के साथ हम अन्याय करेंगे, मगर हम फिर भी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये षड्यंत्र है, ये जो तरीका है, ये एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बना करके देश में रखने का तरीका है, देश को कमजोर बनाकर रखने का तरीका है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोगों को जगना होगा, जगाना होगा, लोगों को लड़ने के लिए तैयार करना होगा, राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में लेना होगा, भारत को फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया बनाना होगा और अखंड भारत भी बनाना होगा। अगर अमेरिका का संग हो सकता है, यूरोप का, रूस का संग हो सकता है, हमारा संग क्यों नहीं हो सकता? हमारा भी जितना पुराना भारत था उसको भी आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलता है तो भारत संघ हम लोग बना सकते हैं। तो साथियों ये सारा काम हम लोगों को करना होगा, इसके लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय धन्यवाद माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, आपने मार्गदर्शन किए इस अधिवेशन को लेकर। वोट ऑफ टाइम्स से पहले कुछ अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट है कि ये मोबाइल किस साथी का है, ये मोबाइल मेरे पास रहेगी, जिस साथी का मोबाइल मिस हुआ है तो कांटेक्ट कीजिए, पहला। और दूसरा अनाउंसमेंट ऐसा है, ये जो हम कारवा कर रहे हैं इधर नावे मांडले ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರೆಗೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆ. ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಮೂಢತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಸಂಸಾಧನಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು.